यानी कि औपचारिक तौर पर चुनावी शंखनाद इसी कार्यक्रम के जरिए भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया अजीत सिंह इस तमाम जानकारी के लिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब खबर तालिबान के आतंकिस्तान से जुड़ी हुई है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का गठन हो गया है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखंद अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के प्रधानमंत्री होंगे। अंतरिम सरकार में हक्कानी गुट के सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया है, तो वहीं मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। तालिबान ने सरकार में उन तालिबानी नेताओं को तवज्जो दी है जो 20 साल से अफगानिस्तान की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, जिसे अमेरिका का समर्थन हासिल था। तालिबान सरकार में मुल्ला गनी बरादर और मुल्ला अब्दुल सलाम को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। तालिबान ने कार्यवाहक सरकार बनाई है जो अगले 6 महीने के लिए होगी। दरअसल 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के बाद से ही अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनाने की तैयारियां की जा रही थी, लेकिन 2 से 3 बार ऐलान टालना पड़ा। माना जा रहा था कि तालिबान और हक्कानी गुट के बीच सत्ता संघर्ष को लेकर कुछ विवाद चल रहा था, लेकिन अब तालिबान ने सरकार गठन का ऐलान कर दिया है। हालांकि खबर यह भी आई थी कि तालिबान अपनी सरकार के गठन का ऐलान 9/11 की बरसी यानी कि 11 सितंबर को करेगा। वहीं खबर है कि तालिबान के सबसे बड़े धार्मिक नेता हिब्तुल्ला अखुंदजादा ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जारी अपने पहले संदेश में सरकार से शरिया कानून लागू करने को कहा है। और तालिबान की अंतरिम सरकार में तालिबान 5 नाम से पहचाने जाने वाले 5 तालिबानी नेताओं में 4 को जगह दी गई है। मुल्ला खैरुल्ला खैरकहा को सूचना और संस्कृति मंत्री बनाया गया है। मुल्ला नूरुल्ला नूरी को सीमा और जनजाति मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह अब्दुल्ला हक वासिक को खुफिया विभाग का प्रमुख और मोहम्मद फाजिल मजलूम को उप रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इन चारों को अमेरिका ने हिरासत में रखा था, लेकिन साल 2014 में ओबामा सरकार ने अमेरिकी सैनिकों की रिहाई के बदले इन्हें रिहा कर दिया था। तो अफगानिस्तान में सरकार का चेहरा जिन लोगों को बनाया गया है, उनमें से ज्यादातर वही लोग हैं जिनकी पहचान आतंकवाद से हो रही है। इनमें से कई तो इनामी आतंकी हैं। तालिबान के प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखंद आज भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित सूची में हैं और उन पर 2001 से लेकर आज तक प्रतिबंध जारी है। वहीं उनके 2 डिप्टी मुल्ला बरादर और अब्दुल सलाम का भी नाम आतंकवादियों की लिस्ट में है। विदेश मंत्री मुल्ला अमीर खान मुत्तकी का नाम भी आतंकियों की सूची में डाला गया है, जबकि तालिबान के कार्यवाहक सरकार में आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी संयुक्त राष्ट्र के आतंकवादियों की लिस्ट में हैं और उन पर अमेरिका ने करीब 37 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा है। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है अफगानिस्तान से। तालिबान की सरकार ने 4 पन्नों का घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में इस्लामिक और शरिया कानून के तहत सरकार चलाने का ऐलान किया गया है। घोषणा पत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की बात कही गई है। घोषणा पत्र में सभी पड़ोसी और बाकी देशों से सम्मानजनक संबंध कायम करने का जिक्र भी किया गया है। तालिबान सरकार ने सभी विदेशी राजनयिकों, दूतावासों और निवेशकों को सुरक्षा का भरोसा दिया है। तो तालिबान के अंतरिम सरकार के ऐलान के बाद एनआरएफ ने एक बयान जारी कर इस सरकार को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इस सरकार को अफगानिस्तान के लोगों की दुश्मन बताया और इसे कानूनन गलत बता दिया। एनआरएफ ने अपने बयान में लोगों के वोट से ही वैध सरकार के बनने की बात कही। साथ ही अफगानिस्तान के राजनीतिक लोगों से बात कर जल्द ही देश में एक जिम्मेदार राजनीतिक ढांचा खड़ा करने का भी दावा किया। और तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान के अलग अलग प्रांतों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हेरात शहर में तो इसी तरह के प्रदर्शन पर तालिबान के लड़ाकों ने गोलियां बरसा दी।
इस गोलीबारी में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। ये घटना तब हुई जब शहर के लोग तालिबान सरकार और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भारी संख्या में सड़कों पर उतर आए थे। इस दौरान उन्होंने तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस प्रदर्शन को देखते हुए तालिबान के लड़ाके बौखला गए और फिर दहशत फैलाने के लिए ताबड़तोड़ गोलियां चलानी पड़ी। अचानक भीड़ पर गोली चलने से वहां भगदड़ मच गई और फिर 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई। इसी तरह परवान शहर में भी तालिबान के लड़ाकों ने एक प्रदर्शनकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये तस्वीर आप जरा देखिए, अफगानिस्तान के हेरात शहर की तस्वीर है। किस तरीके से प्रदर्शनकारियों पर ये जमकर गोलीबारी की गई, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन को मानने से साफ इन लोगों ने साफ इनकार कर दिया और ऐसे में इस सरकार के खिलाफ इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए जब ये लोग नजर आए तो इन्हें रोकने के लिए वहां के लड़ाकों ने इस तरीके से फायरिंग की, जिसमें अब तक 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं ये असली चेहरा है तालिबान सरकार का, क्योंकि एक तरफ तालिबान अभी भी ये दावा कर रहा है कि देखिए हम सबको साथ लेकर चलेंगे, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, सबका विकास होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई अपनी आवाज उठा रहा है तो उस आवाज को बंद करने के लिए इस तरीके से गोलीबारी करते हुए तालिबान के लड़ाके नजर आ रहे हैं। हालांकि अफरा तफरी का माहौल जरूर बना। अफगानिस्तान के ये 2 शहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि दोनों शहरों में इसी तरीके से वहां पर जमकर गोलीबारी हुई। एक रोज पहले भी तालिबान के लड़ाकों ने काबुल में हो रहे प्रदर्शन से डरकर हवा में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे वहां भगदड़ मच गई। इसके बाद हेरात में तालिबान ने फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इसी से जुड़ी अब ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर काबुल की है, जहां तालिबान के लड़ाके हवा में फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर हेरात की है, जहां तालिबान की फायरिंग के बाद लोग जान बचाने के लिए भागते हुए दिखाई दिए। और इसी तरीके से अफरा तफरी का माहौल दोनों जगह पर बनता हुआ नजर आया, क्योंकि 15 तारीख यानी कि 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया था तालिबान ने, और सरकार गठन को लेकर तैयारियां लगातार जारी थी। 2 से 3 बार सरकार के गठन को टाला भी गया, लेकिन अब आखिरकार औपचारिक ऐलान हो चुका है तालिबान में, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का। और सरकार बनते ही किस तरीके से जुल्म तालिबान के लड़ाके करते हुए नजर आए इन लोगों पर, ये तस्वीरें उसी से जुड़ी हुई हैं। 2 शहरों में इसी तरीके से फायरिंग की गई, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ चुकी है, कई लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि दावा अभी भी तालिबान की तरफ से यही किया जा रहा है कि देखिए सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से अफगान नेता निसार अहमद शेरजई मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी, क्योंकि घोषणा पत्र भी उनकी तरफ से जारी कर दिया गया है, दावे भी यही किए गए कि देखिए सबको साथ लेकर चलेंगे, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो तस्वीर आ रही है ये तस्वीर तो झूठ नहीं बोलती। हालांकि ये स्थिति पहले से ही स्पष्ट हो चुकी थी कि तालिबान 20 साल पहले वाला तालिबान ही है, उसमें किसी तरह का कोई फेरबदल, कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव आया तो इस बात को लेकर आया है कि झूठ हमें बोलना नहीं है और करके हमें वही दिखाना है जो 20 साल पहले कत्लेआम हम करते थे। देखिए, मैं एक और नज़र से ये इस सवाल का जवाब देता हूँ। तालिबान तो नहीं बदला, ये साफ है, जाहिर है कि तालिबान नहीं बदला। अभी मैं एक और मैसेज देता हूँ यहाँ से दुनिया को और तालिबान को। तालिबान तो नहीं बदला, मगर अफगानिस्तान लोग बदला। पहले 20 साल पहले जब तालिबान का सरकार था, किसी का बस में नहीं था, हिम्मत नहीं था कि तालिबान के खिलाफ वो सड़कों पर निकल कर कोई नारेबाजी हो जाएगी या महिलाओं बाहर आकर तालिबान के खिलाफ कुछ बात करें। अभी अफगानिस्तान लोग बदल गया। अफगानिस्तान लोग जब अपनी आंखों में अभी देख लिया कि इसके पीछे पाकिस्तान है, पाकिस्तानी का हुक्मरानी नहीं मानता है, अफगानिस्तान लोग बदल गया। अभी देखे कि कुछ दिन से अफगानिस्तान लोग किस तरह तालिबान के डर के साथ साथ तालिबान के सामने आता है। महिलाओं, मर्दों, सब अफगानियों जो वतन से प्यार करते, वो पाकिस्तान से नफरत करते, वो इसी तरह आतंकवादी से उन लोग नफरत करते हैं। किस तरह अपनी जान से खेलकर वतन के दिफा कराने के लिए वो पाकिस्तान खिलाफ में सड़कों में आया। 2-3 रात से कई 4-5 दिन हो गया कि पहले महिलाओं आगे हो गया, शुरुआत महिलाओं किया। अभी रात दिन हर सूबे में, अफगानिस्तान में हर शहर में लोग
तालिबान का सामना आता है, खोल कर बोलता है कि मर्द पर तालिबान के लिए मर्द मानता है, पाकिस्तान को मुर्दाबाद बोलता है, अपनी हक के लिए लड़ते हैं, वतन के लिए बोलता है। पाकिस्तान ऐसा ही पीछे बात के लिए तो वहाँ की जनता लड़ रही है। अफगानिस्तान में बदलाव जरूर आया है 20 साल में, लेकिन जो भी आवाज अपनी बुलंद करता है इस सरकार के खिलाफ, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, क्योंकि कमान तो आतंकवादियों के हाथ में ही है ना। देखो कितना ये जुल्म हो जाए। अभी ये लोग ज्यादा हो जाएगी। अफगानिस्तान लोग हर शहर में सबको एक हिम्मत आता है। तालिबान इसी लोगों अफगानिस्तान इसी तरह बदलाव, इसी तरह हिम्मत के सामने तालिबान कुछ नहीं। तालिबान हारने वाला है। तालिबान ज्यादा दिन ये सरकार भी नहीं चलाता है। देखो इस सरकार जब ये आया बस अकेला पश्तून है, और अभी सब पावर गलजाई कौम के पास आया जो पाकिस्तान का उसका सपोर्ट करे। दुरानी कौम पीछे गया, ताजिक बिल्कुल नहीं, हज़ारा बिल्कुल नहीं, उज़्बेक एक दो वो दिखाने के लिए, हनफी जो है ये भी उज़्बेक लोगों के लिए है, इसके पास भी ज्यादा पावर नहीं जी। तो ये सब पावर आया हक्कानी नेटवर्क के पास और गलजाई कौम के पास। अभी इसी गलजाई कौम के खिलाफ दुरानी भी देनी थी, और इसी वजह से लगातार संघर्ष सत्ता को लेकर दोनों गुटों के बीच में चल रहा था, और इसी वजह से 2 से 3 बार सरकार के गठन को टाला भी गया। लेकिन अब जब सरकार का गठन हो चुका है तो आप देखिए सरकार बनते ही किस तरीके से यहाँ पर लोगों पर फायरिंग की जा रही है, दहशत का माहौल है, और लोग यही कह रहे हैं कि हमें डर इसी बात को लेकर लग रहा है कि तालिबान जो झूठे दावे कर रहा है कि देखिए सब कुछ साथ लेकर चलेंगे, साथ की जगह जान दी जा रही है। ठीक है सर, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि तालिबान ने अपनी सरकार का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अफगानिस्तान में लोग उसकी सरकार को मानने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के लोग बेहद गुस्से में हैं, और ये गुस्सा अब सड़कों पर सैलाब की शक्ल में नजर आने लगा है। आज पांचवें दिन महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। लगातार महिलाएं बड़ी संख्या में काबुल की सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं और तालिबान के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं, जिन्हें रोकने के लिए तालिबानी लड़ाके हाथों में हथियार लिए सामने खड़े हैं, ये जानते हुए कि AK-47 से निकली एक गोली भी उनकी जान लेने के लिए काफी है। महिलाएं पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। पिछले 5 दिनों से अफगानिस्तान की महिलाओं की आवाज पूरी दुनिया ने सुन ली है, और ऐसे में इन महिलाओं की मदद करने के लिए बहुत से ऐसे देश है जो कि आगे आते हुए नजर आएंगे। लेकिन अपनी लड़ाई के लिए, अपने संघर्ष के लिए ये महिलाएं इसी तरीके से सड़कों पर पिछले 5 दिनों से उतरी हुई हैं, और तालिबान लड़ाकों को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं कि देखिए हम इस सरकार को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और अब बड़ी टेंशन पाकिस्तान के लिए ये है कि अफगानिस्तान में इस वक्त सत्ता के लिए जो बंदरबाट के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। अब पूरी दुनिया अफगानिस्तान की तरफ टकटकी लगाए देख रही है। उस वक्त ISI चीफ का काबुल में पहुंचना और तालिबान के नेताओं के मिलना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इसका मतलब ये है कि वहां कुछ ऐसा हो रहा है जिसे पाकिस्तान की सेना और ISI इस्लामाबाद से नहीं संभाल पा रही है। यानी तालिबान के अलग अलग धड़ों के बीच चल रहे झगड़े इस हद तक बढ़ गए हैं कि ISI चीफ के लिए काबुल पहुंचना जरूरी हो गया था। सरकार बनने से पहले ही तालिबान किस कदर झगड़ रहे हैं, इसका अंदाजा 2 दिन पहले की ही एक घटना से लगाया जा सकता है, जिसमें बैठक के दौरान ही मुल्ला बरादर जख्मी हो गया। मतलब किसी जंग में नहीं, एक बैठक चल रही थी और बातचीत हो रही थी, और गर्मा गर्मी ऐसी बढ़ी कि गोलियां तक चलानी पड़ी। हक्कानी नेटवर्क भी पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा रहा है। हक्कानी नेटवर्क को असल में अफगानिस्तान में ISI का मुखौटा माना जाता है। मतलब एक तरह से अफगानिस्तान के हालात को ISI कंट्रोल करने के लिए हक्कानी नेटवर्क का सहारा लेती है। लेकिन जलालुद्दीन हक्कानी के सबसे छोटे बेटे अनस हक्कानी उनके इस नेटवर्क से निकल चुके हैं। मतलब उनके नाम से तो हक्कानी है, लेकिन उनकी हैसियत हक्कानी नेटवर्क से बिल्कुल अलग है। खबर तो यह भी है कि मुल्ला बरादर के साथ सरकार में पहले अनस हक्कानी को बड़े पद पर रखे जाने की खबर थी, लेकिन ISI चीफ के पहुंचने के बाद समीकरण बदले और सिराजुद्दीन हक्कानी को सरकार में शामिल करने का ऐलान हो गया। लेकिन सिराजुद्दीन हक्कानी के आने से पाकिस्तान की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ सकती है। वो इसलिए कि हक्कानी नेटवर्क तो एक प्रतिबंधित संगठन है और सिराजुद्दीन हक्कानी उसी प्रतिबंधित संगठन का एक नेता है। अगर सिराजुद्दीन हक्कानी को नई सरकार में जगह मिलती है तो उस सरकार को बाकी की दुनिया से मान्यता मिलने के आसार
काफी कम हो जाएंगे। मतलब ये कि अफगानिस्तान में तालिबान कई धड़ों में बटा हुआ है। सबकी अपनी अपनी भूमिका इस लंबी लड़ाई में रही और अब सत्ता की मलाई हर धड़ा चखना चाहता है। पाकिस्तान के सामने चुनौती यह भी है कि वो ऐसे लोगों को आगे रखे जो उसके हाथों की कठपुतली बनने रहे और सरकार का काम भी शांति से चलता रहे। और ये जो धड़ लगातार तालिबान सरकार के निकलकर सामने आ रही है, वो लगातार अफगानिस्तान सरकार और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के जुल्म की कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। न्यूज़ 18 पर 2 महिलाओं की कहानी सुनकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए, क्योंकि इन 2 महिलाओं ने अपने पूरे परिवार को खो दिया है। अफगानिस्तान से लौटी कैलाश कौर ने बताया कि तालिबान ने उनके बेटे को बम से उड़ा दिया, तो वहीं रविंदर कौर ने बताया कि गुरुद्वारे में हुए बम धमाके में उन्होंने अपने परिवार के कई सदस्यों को खो दिया। काफी रिश्तेदार आपके उधर ही फंसे होंगे। हाँ जी, हाँ, मेरे बहना, मेरे भाई और मेरे हस्बैंड साहब काबुल में फंसे हुए हैं। हाँ जी, मेरे हस्बैंड भी उधर फंसे हुए हैं। खौफ, दहशत, जिस तरह से वहाँ पे सब कुछ हुआ होगा, वो लोग भी, आपके परिवार वाले काफी डरे होंगे वहाँ पे। हाँ, बहुत डरते पे, डरते बहुत डरे उधर। फिर तालिबान कुल भी डरते उन, जो और बात भी बता देंगे उनकी बंदे कितने चले गए, पूछते जो साढ़े कोई बंदे शहीद हो गई। मेरी सासू माँ गुरुद्वारे में शहीद हो गई। हाँ जी, हाँ, इसी बार। हाँ जी, हाँ, सासू माँ गुरुद्वारे में शहीद हो गए ना, गुरुद्वारे जो धमाका होगी। हाँ जी, बम धमाके में सासू माँ शहीद हो गई और देर दे बच्चे शहीद हो गए, देर शहीद हो गया, दरानी शहीद हो गई, बुए दे बेटे शहीद हो गए, सब उधर शहीद हो गए। हमारे साथ में कैलाश कौर जी हैं, मैं इनसे ही समझता हूँ। आंटी, आप आज यहाँ पे आई हैं, 14 दिन तक आप क्वारंटीन सेंटर में थे, लेकिन आपसे वो मैं दर्द और वो तमाम चीज़ों को समझना चाहेंगे कि एयरपोर्ट पर तक आप लोग कैसे पहुँचे और किस तरह से वहाँ पे हंगामा और ब्लास्ट हुआ था। बहुत हंगामा था उधर, तो एयरपोर्ट का कोई हाल ही नहीं है, बिल्कुल तोड़ फोड़ दिया उन्होंने तालिबाना ने। लड़का मेरा दुकान पर गया, 3 महीने हुए थे। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का प्रभार दिया गया है। उत्तर प्रदेश के चुनावी प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अनुराग ठाकुर और सरोज पांडे भी सह प्रभारी बनाए गए हैं। अर्जुन राम मेघवाल भी सह प्रभारी बनाए गए हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है। चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश के। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर और सरोज पांडे भी सह प्रभारी बनाए गए हैं। अर्जुन राम मेघवाल भी सह प्रभारी बनाए गए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बड़ी जिम्मेदारी यहां पर 4 दिग्गज नेताओं को दी गई है, ताकि किसी तरह की कोई चूक, लापरवाही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं रखी जाए। इसके साथ ही लॉकेट चैटर्जी और आरपी सिंह सह प्रभारी उत्तराखंड के बनाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर ये बड़ी जानकारी मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ये खास तरह की रणनीति बनाई है। गजेंद्र शेखावत पंजाब बीजेपी के प्रभारी बनाए गए हैं। हरदीप पुरी और मीनाक्षी लेखी को सह प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही विनोद चावड़ा भी सह प्रभारी बनाए गए हैं। न्यूज़ 18 के यतेंद्र शर्मा की ये खबर है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये 3 बड़े चेहरे जिन्हें प्रभार दिया गया है, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का। धर्मेंद्र प्रधान जिन्हें उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही प्रहलाद जोशी जिन्हें पंजाब चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत जिन्हें उत्तराखंड चुनाव प्रभारी बनाया गया है। ये 3 बड़े चेहरे जिन्हें अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि इन तीनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। और ऐसे में चुनाव तैयारियों के लिहाज से बीजेपी की तरफ से ये बड़ा कदम, ये बड़ा दांव खेला गया है कि इन 3 बड़े बड़े चेहरों को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ताकि इन तीनों राज्यों में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना पाए। क्योंकि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे ही उत्तराखंड और पंजाब में भी होने हैं। और बीजेपी मुंह तोड़ जवाब विपक्ष को देती हुई नजर आए, मौजूदा सरकार को देती हुई नजर आए। ऐसे में चुनाव प्रभारी के नाम बीजेपी की तरफ से तय कर लिए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये 3 बड़े चेहरे जिन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी अलग अलग राज्यों की दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान जिन्हें सबसे बड़े सूबे की जिम्मेदारी दी गई है, उत्तर प्रदेश, जहां पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि 2017 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 4 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में
ऐसे में अब धर्मेंद्र प्रधान के बलबूते उनके संघर्ष के जरिए एक बार फिर से सत्ता में लौटना चाहती है बीजेपी। चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। इसके साथ ही प्रहलाद जोशी को पंजाब चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि पंजाब में आप देखिए एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बनी हुई है। साथ ही उत्तराखंड में भी एक बड़ी जानकारी।